चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी and a very happy new year to all of you. This is officially the first class of 2023. Okay? हाँ, फर्स्ट क्लास ऑफ 2023 आज ही तो शुरू है। इससे पहले तो नहीं, आज 12th भी ऑफ है, केवल और केवल पूरे दिन में 11th ही ऑन है, बाकी सब ऑफ। मैं आप थोड़े से क्या है, प्रिविलेज्ड हो ना। आप लोगों से 11th वालों से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे, तो उनको क्या मैं छुट्टी नहीं कर सकता। ठीक है, खास स्टूडेंट्स हो आप। ओके, सो ठीक है। तो जो हमने लास्ट ईयर अचीव नहीं किया, मे बी अचीव ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दोज अचीवमेंट्स इन दिस ईयर। 2023 रॉकिंग होने वाला है। वैसे भी किसी के बोर्ड्स हैं, किसी के क्या हैं, कोई लड़ाई का सुलझावड़ा करने जाएगा, है ना। तो सबके लिए अच्छा होने वाला है। ओके ना। चलो, और 2000 जो ऐसे मत सोचो कि 11th वालों के लिए सर क्या खास बात है। 11th वालों के लिए ये खास बात है कि 4 महीने बाद आपकी 12th शुरू हो जाएगी, तो वो भी तो खास बात है ना। और 12th वालों के लिए क्या खास बात है कि उनके मेन एग्जाम्स है ना। तो पॉजिटिव थिंग सोचो भाई, हर में से आप पॉजिटिव निकालोगे। इस साल हमारे लिए ये हर हर पल, हर मोमेंट होता है ना, वो यूनिक होता है। वो वापस नहीं आता। वो वापस नहीं आता। आपके लिए ये मोमेंट वापस नहीं आएगा कि आप 12th में एंटर हो रहे हो। आपके लिए ये मोमेंट वापस नहीं आएगा 12th से एग्जिट हो रहे हो। आप जिंदगी भर याद रखोगे, अच्छा इस साल में 12th से एग्जिट हुआ था। आप जिंदगी भर याद रखोगे, हाँ इस साल में 12th में एंटर हुआ था। तो ये सोच के अगर अपन चले ना, तो फिर टेंशन होती है कि यार ये यूनिक मोमेंट है, इसको बनाना है। इस मोमेंट को ऐसा बनाना है कि जिंदगी भर मुझे भी याद रहे, औरों को भी याद रहे। फिर आप मेहनत करते हो। तो ऐसी मेहनत करने की मोटिवेशन हम लेंगे। एंड वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10। एक्चुअली देखो, चैप्टर नंबर 10 हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, जो कि एक बार मैं समराइज करा देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था हमने, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज किया था, जिसमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, उससे भी पहले मैं ये बताऊंगा कि वी आर इनटू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी आर नॉट इनटू द यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इस चैप्टर को अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर को भी, कॉनिक सेक्शंस को भी, है ना। जैसे कॉनिक सेक्शन अगले चैप्टर में मान लो सर्किल आया, तो सर्किल को अपन ये नहीं देखेंगे एरिया ऑफ सर्किल। अपन देखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, बट कैसे देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से देखेंगे। उस सर्किल को अपन 2D प्लेन पे प्लॉट करेंगे। ऐसे नहीं ये बना दिया और यहाँ से ये एंगल वेंगल, ऐसा नहीं। वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी, है ना। चैप्टर 8 या उससे पहले जो भी चैप्टर्स चले, जैसे 10th क्लास में भी चले, सर्किल के अंदर अपन ने टेंजेंट खींच दी, फिर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये सारे कॉन्सेप्ट यूक्लिडियन। अभी अपन सर्किल भी बनाएंगे तो 2D प्लेन पर बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रेफरेंस लेते हुए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट हैं इस साल। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद क्या सीखा हमने, सेक्शन फॉर्मूला। एंड सेक्शन फॉर्मूला भी दो टाइप्स का, एक इंटीरियर डिवीजन, एक तो इंटीरियर डिवीजन एंड वन वॉज एक्सटीरियर डिवीजन। ठीक है। और इनके सबके प्रूफ्स एंड डेरिवेशन में जो जो आपसे रिलेवेंट थे, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में, भले डिटेल में नहीं बताया, पर शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझाया था। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, अगर आपको नोट करना हो तो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ओके, डिस्टेंस सेक्शन एंड द लास्ट थिंग वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आज जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का थोड़ा सा रोल है, हल्का सा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी हमने डेरिवेशन एक्चुअली किया था। ओके ना। तो ये 3 टॉपिक्स, यानी कि यूं कहूं रिवीजन टू प्रीवियस क्लासेस, हमने कल खत्म किया। आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है कि इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1, उसका ये इंट्रोडक्शन है। उसमें हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो आज सीखना है। तो ये भी पड़ेगी, ये 3 फॉर्मूलाज की भी पड़ेगी, इवन पूरे चैप्टर में पड़ेगी इन 3 फॉर्मूलाज की जरूरत। और अब 10.1 में एक्स्ट्रा क्या नई चीजें, तो आज के सारे टॉपिक्स क्लास 11th के लिए बिल्कुल फ्रेश होंगे। पहली बार आप इनके बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ना। और कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो पूछना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जैसे टॉपिक का नाम स्टार्ट करूंगा ना, तो 12th वालों से पूछ लेना कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक उनके कंटिन्यू वो हो रहा है। स्टार्ट करें। ओके, चलो तो नोट डाउन करो। ये एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे अपन। जैसे कि सबसे पहले आई गेस स्लोप ही होगा। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला और ये सब इन्होंने भी किया, स्लोप ऑफ ए लाइन। यस, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास ऑफ योर चैप्टर नंबर 10, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है ना, हेडिंग डालते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। पूछ लो 12th वालों से कितना इंपॉर्टेंट है ये स्लोप। जिसको स्लोप समझ नहीं आया उसकी 12th बर्बाद हो गई, समझ। हाँ, स्लोप ऑफ ए लाइन, हेडिंग डालो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है ना।
तो हम हमारी भाषा में इसको समझेंगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा रेफरेंस एनसीईआरटी का भी लेंगे। देखो क्या कहता है स्लोप। स्लोप का मतलब वैसे पता है क्या होती है? ढलान। वैसे मीनिंग देखें तो इसका स्लोप क्या है ना, कि ढलान है ना। जैसे अपन पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो क्या है, वो कितना स्लोपी है, कितना उसमें ढलान है ना, कितना स्टीप है या कितना हॉरिजॉन्टल है, वो सब डिस्कस करना। तो लाइन की स्लोप को देखना, क्या देखना? लाइन की स्लोप को देखना। तो क्या कहता है, ये ऐसे कहता है कि अगर हमारे पास 2D प्लेन पर एक लाइन है, ड्रॉ अ 2D प्लेन। लेट्स से कि मेरे पास एक 2D प्लेन पर एक लाइन है, ज्यादा कैलकुलेशन करके नहीं बनाना है, वैसे से रफली बना देना है ना। लेट्स से कि मेरे पास एक 2D प्लेन पर एक लाइन है, ये 2D प्लेन हो गया, और लेट्स से कि ये एक लाइन हो गई, और आगे तक ले जाओ। लेट्स से कि ये एक लाइन हो गई, हो गई, हो गई बेटा। और मान लो कि ये 2D प्लेन पर जो मेरी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब समझिए बेटा। जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस पे टकराई, जैसे ये लाइन जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस पे टकराई, कहां टकराई? तो इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस ब्रेक हो गया। तो राइट साइड वाला है पॉजिटिव साइड और लेफ्ट साइड वाला है नेगेटिव साइड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट से इधर वाला सारा नेगेटिव साइड माना जाएगा ना। इवन ये वाला एरिया भी नेगेटिव साइड माना जाएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला जो एरिया है ये भी नेगेटिव साइड ही माना जाएगा, चाहे से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि मैं क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड नहीं कर रहा हूँ एक्सिस को पॉजिटिव साइड से। अगर क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड करता तो ओरिजिन से इधर पॉजिटिव साइड होता और ओरिजिन से इधर नेगेटिव साइड। मैं इस लाइन के इंटरसेक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, समझ गए ना, इस पॉइंट से इधर इधर की साइड से वो ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, उस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं उस एंगल को? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो ये रहा मेरा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और उसके साथ लेट से ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का ये थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है? और लेट से इस लाइन का नाम है एल। लेट से इस लाइन का नाम है एल, और ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? थीटा। तो इस थीटा को क्या कहा जाएगा? इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन एल। इतना लिखेंगे पहले। लेट लेट लाइन एल makes an angle, line L on a 2D plane, because with reference to a 2D, on a 2D plane makes makes an angle theta, makes an angle theta with the positive side of x-axis, with the positive side of, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के आगे एक वर्ड लिख रहा हूं, देखना, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी दो एंगल बन रहे हैं, चेक करो, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी इस लाइन के दो एंगल बन रहे हैं। देखो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इस पॉइंट के इधर इधर, तो इस पॉइंट के इधर इधर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी तो बन गया, है ना। लेकिन ये एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल बना क्लॉकवाइज। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच एंगल? एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है ना। तो हाँ, क्लॉकवाइज ये वाला एंगल बनेगा। हम ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं इस साल, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी कि एंगल्स जब वो मूव करते हैं तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अगर अपन ने क्लॉकवाइज मूव करवा दिया तो वी आर गोइंग इनटू नेगेटिव एंगल्स। जैसे मान लो ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, तो उसको 120 डिग्री नहीं कहूंगा, उसको मैं माइनस 120 डिग्री कहूंगा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज गया हूँ। ठीक है ना, वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो यहाँ तो अपन ने साफ साफ लिख ही दिया क्या, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। देन then theta is called the inclination of line. Theta is called the inclination of line L. Inclination, देखो कि लाइन एल जो है एक्स एक्सिस है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसको, इस थीटा को क्या कहते हैं हम? इंक्लिनेशन ऑफ, इस कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। यहां तक क्लियर है? थीटा इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यहां तक क्लियर है सब? एक बार और देखो,
लेट्स से कि मेरे पास ये है 2D प्लेन, लेट्स से मेरे पास ये है 2D प्लेन और कहीं से भी कोई लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है। तो इस पॉइंट से दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया ये एक्स एक्सिस, एक इधर और एक इधर, है ना। तो पॉजिटिव साइड ये, नेगेटिव साइड ये। अब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये तो बन रहा है क्लॉकवाइज एंगल और ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है हम उसकी बारे में बात करेंगे, उसको कहेंगे थीटा। उसको डिनोट कराएंगे थीटा से और उसको बोलेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन एल। जैसे मान लो 60 डिग्री है तो मैं कहूंगा इस लाइन एल का इंक्लिनेशन बताओ, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री। इंक्लिनेशन वाला एंगल, इंक्लिनेशन वाला एक्चुअल एंगल, उस एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कल को ये लाइन यहां से भी निकल सकती है, देखो जरूर हो ना ऐसे जिस शेप में हमने बनाई ऐसे निकले, कल को ये ऐसे निकल जाए, या थोड़ा सा ऊपर बनाओ, जैसे कि मान लो ऐसे निकल जाए, तो ऐसे नहीं कहोगे कि सर ये तो लाइन एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो ठीक है, लेकिन अभी भी इस पॉइंट ने दो पार्ट्स बना दिए, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, तो फिर एंगल ये वाला जो बनेगा ये हो जाएगा इंक्लिनेशन। समझ गए। हाँ, इस पॉइंट के इधर साइड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट के इधर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके राइट साइड तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मानेंगे और लेफ्ट साइड क्या मानेंगे, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मानेंगे। तो उस पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का एंगल बना रही है उसको कहेंगे। अच्छा, कोई ये भी कहेगा सर लाइन टकराए नहीं तो, जैसे लेट से कि लाइन ऐसे है, कोई अगर लाइन टकराए नहीं तो अब इसका इंक्लिनेशन नहीं है क्या, बिल्कुल है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। या फिर लाइन सेगमेंट की भी बात करे जाए, मान लो लाइन सेगमेंट दे दे कोई जिसका एंड पॉइंट्स होते हैं, तो भी हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करके देखेंगे और फिर उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे एक्स एक्सिस से, फिर इंक्लिनेशन निकालेंगे। समझ गए। लेट से कि ये यहां तक ही ये लाइन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे इसको एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम ये इंक्लिनेशन निकालेंगे। ठीक है। अब केवल एक ही सूरत हो जाती है जब लाइन एक्स एक्सिस से नहीं टकराए, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। मान लो लाइन ऐसे आ जाए एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो नहीं टकराएगी, तो उसमें क्या होगा उसके बाद अभी मैं करूंगा, है ना। एक बार इसको खत्म करने दो, है ना। उसके अलावा ऐसी कोई दुनिया की लाइन नहीं है, पैरेलल के अलावा कोई ऐसी दुनिया की लाइन नहीं है जो एक्स एक्सिस से कभी ना टकराए, है ना। तो या तो टकरा रही होगी या एक्सटेंड करने के बाद टकरा रही होगी। समझ गए। लेट से कि ये लाइन ऐसे टकरा रही है, केस हो लो, ये लाइन लेट से ऐसे जा रही है। ठीक है, सारे केस ले लेते हैं उठ पटांग जितने भी हमारे माइंड में आ रहे हैं ना। बाकी अपन नोट्स में तो चलो एक ही स्पेसिफिक केस, पर्टिकुलर केस लिख सकते हैं जो लिख दिया है ना, लेकिन अब रफली अपन बाकी सारे केसेस भी ले लेते हैं। लेट से कि लाइन ऐसे टकरा रही है, अब बताओ उसका इंक्लिनेशन कौन सा एंगल होगा। ये इसका तो यही हो जाएगा, खैर इसका तो यही हो जाएगा इजीली, ये तो कर लिया अपन ने केस। तो और कोई केस आपके माइंड में आ रहा है तो यू कैन डिस्कस। अच्छा हाँ, लेट से ऐसा केस आ रहा है, ऐसा केस आ रहा है, सर इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना। तो इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज एंगल भी आ सकता है, आपकी बार ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल आ रहा है। इसमें ऐसे मत लगा देना कि सर ये वाला है ना, ये थीटा है और ये मेरा इंक्लिनेशन नहीं, ये तो फिर तू नेगेटिव साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया तू। जाना तेरे को हमेशा कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है और पॉजिटिव साइड से ही जाना है। ऐसा भी मत कर देना कि सर मैं ऐसे चले जाऊं तो, नहीं। इसमें तूने दो रूल ब्रेक किए, एक तो तू क्लॉकवाइज गया और एक तू नेगेटिव साइड से गया। ठीक है, इज दिस क्लियर, ठीक है ना। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, कर दूं डिलीट, इंक्लिनेशन क्लियर है। अब सर आप तो स्लोप बता रहे थे, तो कोई इंक्लिनेशन वर्ड आ गया बीच में, तो बस इस इंक्लिनेशन वाले एंगल का के ऊपर टेन फंक्शन अप्लाई करो। क्या फंक्शन अप्लाई करो, टेन। जैसे 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री है तो टेन 90 डिग्री, है ना। टेन फंक्शन अप्लाई करके जो वैल्यू मेरे पास आएगी, एक रियल नंबर वैल्यू आएगी, उसको कहते हैं स्लोप ऑफ ए, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। और आगे चलने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, इवन 11th क्लास, अभी आपकी भी ज्योमेट्री शुरू नहीं हुई है, अभी आप भी देखोगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ये स्लोप का बहुत बड़ा हाथ है, रोल है। ठीक है ना। ठीक है, तो उसके आगे का खत्म करते हैं, फिर स्लोप क्या है। नाउ नाउ इफ if theta is the inclination of the line L, if theta is the inclination of line L, अगर थीटा इंक्लिनेशन है, देन देन टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन L। ठीक है ना। मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब सिखा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कोशिश कर रहा हूँ कि बुकिश लैंग्वेज कम से कम यूज करें ना। और होपफुली अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा ना। देन टेन थीटा इज कॉल्ड द, नोट्स भी बिल्कुल अपन रफ लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि सब कुछ समझे। इट्स कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन,
लाइन एल, सॉरी एल स्मॉल लेटर में लिखना था, कैपिटल लेटर में लिख दिया। लाइन को स्मॉल लेटर में डिनोट कराते हैं ना, ठीक है ना। देन टेन थीटा इज कॉल्ड व्हाट, टेन थीटा इज कॉल्ड व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन एल। ओके, समझ आया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में टाइप करता हूँ दोनों को। एक तो इंक्लिनेशन क्या होता है, एक्चुअली आपसे डायरेक्ट तो स्लोप ही पूछेगा और कॉन्सेप्ट स्लोप के ही लगेंगे, बट देखो आधे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इंक्लिनेशन। अभी छोटी मोटी बातें अपन इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो वो भी याद रखना है कि पहले तो क्या रहेगा, इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन से क्या बनेगा फिर, स्लोप बनेगा। ओके फाइन। सो एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक एग्जाम्पल या एक एक कोई भी क्वेश्चन अपन करते चलेंगे, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट क्या है, नए हैं। तो देखते हैं, शायद एक्सरसाइज में मिल जाएगा स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन मिल जाए, चलो अपन ही बना लेते हैं ना। देखो लेट्स, क्या टेन थीटा ही क्यों, देखो टेन थीटा ही इसलिए, अभी अपन स्लोप दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। तो वो दूसरा फॉर्मूला है ना, वो टेन थीटा से रिलेट हुआ है ना। वो दूसरा फॉर्मूला जो है ना, सपोज करो भाई स्लोप मुझे निकालना है, तो स्लोप मुझे निकालना है तो जरूरी थोड़ा ना इंक्लिनेशन गिवन हो। अभी इंक्लिनेशन गिवन था तो टेन थीटा लगा दिया। लेट से कुछ और बातें गिवन है, तो वो जो दूसरे फॉर्मूले बने ना, वो टेन थीटा से ही रिलेट होंगे, दूसरे फॉर्मूले अपन डिराइव करेंगे। या फिर यूं कहो कि ये तो डेफिनेशन, डेफिनेशन ही क्यों, तो उसका कोई जवाब नहीं होता ना। ऐसे मान लो एक बार के लिए, अभी अपन दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा इसलिए टेन थीटा। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। एक्चुअली वो क्या करता है, टेन थीटा होता क्या पता है, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आप इस पॉइंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो अब वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलरली कितनी ऊपर है और हॉरिजॉन्टली कितनी आगे है ना, उसके रेशियो को कहते हैं स्लोप, उसके रेशियो कहते हैं। और वो रेशियो बाय डिफॉल्ट ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाले तो टेन थीटा होता है, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लेता हूं, आप सुनना, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लेता हूं, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस तो ये खुद लाइन है, ये लाइन खुद ही हाइपोटेन्यूस है ना। तो लाइन का स्लोप लाइन से कैसे निकलेगा, वो तो खुद ही हो गई। तो इसलिए हाइपोटेन्यूस किस में नहीं है, केवल टेन थीटा में वो नहीं। इज दिस क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेता हूं। लेट्स से कि ये एंगल, ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो कोई पूछे इंक्लिनेशन तो यू विल से व्हाट, 60 डिग्री। और कोई पूछे स्लोप, कोई पूछे स्लोप तो यू विल फाइंड टेन सिक्सटी कितना होता है, √3। तो स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, √3, है ना। कई बार स्लोप को अपने को रेशियो फॉर्म में भी लिखना होता है, तो उस केस में अपन √3/1 लिख देंगे इसको, है ना। किसी जगह अगर रेशियो फॉर्म में लिखना होगा तो √3/1, और अदरवाइज वैल्यू वाइज अगर ये पूछे तो वैल्यू वाइज क्या है, ये √3, है ना। ठीक है, एक लाइन और लिखो कि इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम, ठीक है ना। नोट डाल के लिखो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एम। द स्लोप ऑफ अ लाइन, the slope of a line is denoted by, is denoted by small letter m। स्मॉल लेटर एम से इसको डिनोट कराएंगे। जैसे अभी मैंने कहा भाई 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम क्या है, स्लोप ही तो है। तो एम की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा होगी, यानी कि टेन 60 डिग्री होगी, यानी कि एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। इन केस एक लाइन नहीं है, दो लाइन है, तो वी विल डिनोट इट बाय M1 M2 M3 M4। सबके अपने अपने स्लोप होंगे, हर लाइन का स्लोप होता है। ऐसी कोई लाइन नहीं है 2D प्लेन पे जिसका स्लोप ना हो। अगर तीन लाइनें हैं तो वहां पे तीन स्लोप्स बन रहे होंगे, M1 M2 एंड M3। यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि लेट से कि अगर ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कौन सा होगा, इधर वाला कौन सा होगा, 180 माइनस थीटा, है ना। तो आप बस लिख लो, पर छोड़ो, क्योंकि अगर अपन लिखते हैं ना तो फिर दिमाग जाता है कि शायद इसका भी कोई रोल है, इसका भी कोई रोल है। बट एक्चुअली अपन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे, तो अपन को उधर वाले एंगल को सोचना ही नहीं, तो हम लिखते भी नहीं, क्योंकि देखो बुक में तो हर चीज बताएगा वो कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस का दो एंगल बनाएगी, एक तो बनाएगी इधर वाला, एक बनाएगी इधर वाला, है ना। तो अब केसेस बनाएगी, अगर अगर ये लाइन ऐसे है तो यहाँ पे इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है। अगर ये लाइन ऐसे है तो इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो फिर आपको ऑब्ट्यूज एंगल ही लेना है, आपको एक्यूट एंगल, आपको एक्यूट एंगल नहीं लेना है ना। समझ गए आप, ठीक है। तो अब आप सुनो ध्यान से, यहां से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। लेट्स से
कि ये एक एक्यूट एंगल बना रही है। क्या बना रही है? एक्यूट एंगल। तो जब ये एक्यूट एंगल बनाएगी तो लिख लो, चलो रिजल्ट्स, रिजल्ट्स लिखते हैं अपन, है ना। देखना, आप बताना, देखते हैं आपको पुरानी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज कितनी आती है। इजी सी नॉलेज है, रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट, इफ अ लाइन, if a line makes acute angle, if a line makes acute angle, if a line makes acute angle, ठीक है ना, with with positive side of x axis, with positive side of x axis anti clockwise, anti clockwise, ठीक है ना। इस पूरी बात को मैं समराइज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। बात वही है, थीटा ही तो है वो एंगल, है ना। इफ थीटा is an acute angle, if theta is an acute angle, then what? If theta is an acute angle, then what? Then slope is positive. Then slope that is, जिसको अपन m से डिनोट कराते हैं, और टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। होगा नहीं होगा? देखो, एक्यूट एंगल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टेन पॉजिटिव होता है नहीं होता है? बोलो, इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया वन। अब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी तो फिर स्लोप क्या होगा वो अपन बात करेंगे ना। तो अब सेकंड पॉइंट में काम कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट में मैं ये पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। यहां से लिख रहा हूं, बात वही है भाई। ये थीटा क्या है? ये वही तो है भाई, लाइन के द्वारा बनाया हुआ एंगल, है ना। ये लाइंस लिख दिया, एफ एल लाइन, एक ही लाइन की बात हो रही है। ओके, तो सेकेंड वाले केस में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, if theta is an obtuse एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल समझ गए भाई, वो जो लाइन है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कैसा एंगल बना रही है? 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो अब क्या थीटा होगा? अब नहीं, अब मतलब स्लोप क्या होगा ना। तो देन स्लोप जो होगा दैट इज एम जो होगा, है ना, इक्वल टू जो भी होगा टेन थीटा होगा। तो वो ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा ना। तो टेन थीटा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेल मी व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है कि नहीं रहता है? तो एक्चुअली मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस, नहीं एक मिनट रुको, लेट से इधर आओ, ग्राफ पे आओ। लेट से कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और ये थीटा है। क्या है ये? थीटा। तो अब आप टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा जो भी निकलेगा, लेट से कि ये 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री है ना। तो 120 डिग्री है तो आप क्या करोगे इसको, 90 प्लस, 90 प्लस वॉट, 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। अब 90 प्लस 30, 30 कौन सा एंगल होगा? 90 प्लस 30 करोगे, यस ठीक है। 90 प्लस 30 करोगे तो ये एक्चुअली माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन 30 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? पाई बाय टू प्लस, नहीं, टेन 30 कर रहे हो ना, टेन विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। नहीं, इसको अपन करेंगे टेन 180 माइनस 60, 90 प्लस 30 नहीं, टेन अगर 90 से कंपेयर करते हैं तो टेन कॉट बन जाता है ना। अपने को 180 से कंपेयर करना है तो इसको क्या करेंगे अपन, व्हाट, 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा? माइनस का टेन 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री कौन सा एंगल है? इधर वाला एंगल है। 60 डिग्री कौन सा वाला एंगल है? इधर वाला एंगल है, समझ गए। तो इधर वाले एंगल, इधर वाले मतलब नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल का टेन थीटा का नेगेटिव हमारा स्लोप होगा। हुआ नहीं हुआ? देखो 120 डिग्री इधर बन रहा है तो इधर वाला कौन सा बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो 120 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60 और पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में अगर आप डायरेक्ट जानते हो टेन 120 क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप क्या करो, एक्यूट वाला एंगल लो, नेगेटिव साइड वाला, उस पर टेन लगाओ, उस पर टेन लगा के क्या कर देंगे अपन, माइनस लगा देंगे। समझ गए? क्लियर है?
तो ये सारा केस होगा। कुल मिला के स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, कुल मिला के स्लोप आपका क्या आएगा, नेगेटिव। रिजल्ट तो ये है कि स्लोप नेगेटिव आएगा, और प्रोसेस मैंने बता दिया है ना। तो लिखो इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल देन स्लोप दैट इज m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, विच विल बी इक्वल टू माइनस माइनस tan 180 माइनस थीटा, माइनस tan 180 माइनस थीटा। भाई इधर वाला एंगल अगर मैं ले लूं, इधर वाला एंगल ले लूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए ना। 180 माइनस थीटा वाला एंगल ले लूं, जैसे 120 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो उस 60 डिग्री पे अगर मैं 10 लगाऊं तो मुझे एक माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुनो, अगर थीटा, सुनो एक चीज और, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो 180 माइनस थीटा एक्यूट एंगल होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी एक्चुअल इंक्लिनेशन अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, तो 180 माइनस थीटा में जैसे मैंने कन्वर्ट किया, तो ये एक एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल के ऊपर 10 लगा के नेगेटिव लगा दो। 120 है, 120 को भूल जाओ, एक्यूट एंगल क्या बचा, 60 डिग्री बचा, 60 डिग्री पे 10 लगाओ, वो कोई, लेकिन बस एक माइनस साइन लगा दो, बस एक माइनस साइन लगा दो। समझ गए, अभी क्लियर है सारी बात, ठीक है ना। तो ये बात भी हम लिखेंगे, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, देन बीच में एक लाइन लिखेंगे कि 180 माइनस थीटा विल बी द एक्यूट एंगल। क्योंकि एक्चुअली अपने को ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल पे लगानी आती है ढंग से, अभी भी जाने तो आपको किसी को भी याद नहीं होगा कि tan 120 क्या होता है, डायरेक्ट नहीं होगा ना। तो आप हमेशा एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करोगे उसको, 180 माइनस 60 लिखोगे, है ना। तो इसलिए अपन स्लोप भी तो वैसे ही निकालेंगे। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन 180 माइनस थीटा will be the acute angle, will be the acute angle, ठीक है ना। देन स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, ये सब कुछ हो जाएगा -tan 180 माइनस थीटा, दैट इज दैट इज स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप और m इज नेगेटिव, कुल मिला के नेगेटिव आएगा ना। आएगा कैसे, वो प्रोसेस भी देख ली बेटा, प्रोसेस भी देख ली कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो स्लोप कैसे निकालना है, वो भी देख ली। और अब फिर निकलने के बाद वो आएगा क्या, कोई एक नंबर का क्वेश्चन पूछे सीधे ही कि आएगा क्या, बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कब, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में। और पॉजिटिव एंगल के केस में कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव एंगल के केस में कैसा आएगा, मतलब एक्यूट एंगल के केस में कैसा आएगा, सॉरी नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना। ठीक है, दो केस कवर किए। अब तीसरा और चौथा केस, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, या तो ऑब्ट्यूज या एक्यूट, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। 180 से ज्यादा का एंगल तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, लाइन को कहीं भी एक्स एक्सिस से टकरा लो, या तो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, और तो कोई केस बनता ही नहीं। एक्यूट एंगल में हम सीधा tan थीटा लगा देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में हम उसके 180 माइनस थीटा पे 10 लगा के नेगेटिव लगा देंगे, वहां पे स्लोप पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा। अब दो केस स्पेशल केस हैं, एक जब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाए, और एक जब बिल्कुल वो पैरेलल हो, यानी कि परपेंडिकुलर होना और पैरेलल होना। तो केस 3 एंड केस 4, केस 3 एंड केस 4। सबसे पहले केस 3 लेते हैं, परपेंडिकुलर लें या पैरेलल लें बताओ, पहले पैरेलल, ओके। इफ अ लाइन, इफ थीटा इज, चलो केस 3 पूरा लिख लेते हैं। इफ अ लाइन L is parallel to, parallel to x axis, parallel to what, x axis, पैरेलल टू एक्सिस। अब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेट्स से, तो वो तो एक्स एक्सिस से टकरा ही नहीं रही है सर, तो क्या उसका स्लोप ही नहीं है क्या। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से नहीं टकरा रही है, पैरेलल है, तो उसकी एक सिमिलर कॉपी को अज्यूम करेंगे कि वो नीचे आके एक्स एक्सिस के साथ जब मिलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। मानते हो कैसे, लेट से कि ये उसी फिगर पे जाओ, लेट से कि ये मेरी लाइन है ना, अज्यूम करना ना, ये मेरी लाइन है जो इसके साथ पैरेलल है। तो अब ये तो नहीं टकरा रही है इससे, ये तो नहीं टकरा रही है, लेकिन इसको एक बार इसकी इमेज को इमेजिन करो नीचे एक्स एक्सिस से वे कैसे आ रही, क्योंकि अपन ऐसे ही तो एक्सटेंड करते हैं। तो अभी अपन जैसे 3D में घुसेंगे ना, तो 3D में एक काम हमको बहुत बार करना पड़ेगा कि कुछ क्योंकि 3D में क्या होता है, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, तो अपने को इमेजिन करना होगा कि ये प्लेन इधर आ जाए तो कैसे टकराहट हो रही है, या फिर ये लाइन उधर चली जाए तो कैसे उसका टकराना हो रहा है ना। तो लेट्स से कि ये इससे टकरा गई है ना, तो ये इससे जब ऐसे टकराएगी, जैसे नीचे लेके आ रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल पैरेलली नीचे लेके आना है, ऐसे नहीं उठा के ऐसे रख दिया, नहीं, पैरेलली नीचे लेके आना, बिल्कुल सेम उस कंडीशन में। तो जैसे ये नीचे आई, तो ये देखो एक्स एक्सिस का मर्ज हो गई,
तो एक्स एक्सिस मर्ज हो गई तो इन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 0 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन जीरो स्लोप हो जाएगा, यानी स्लोप भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो स्लोप होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। ठीक है, ये थर्ड रिजल्ट हो गया हमारा। If a line L is parallel to x axis, then it is considered, ऐसा मान लिया जाता है, it is considered of making an angle of या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना, 0 डिग्री और 180 डिग्री भी कह सकते हैं ना भाई। 180 डिग्री भी तो फ्लैट होता है और 0 डिग्री फ्लैट होता है। इधर से देखें तो 180, इधर से देखें तो जीरो। और देन इट इज कंसिडर्ड टू मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और 180 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। कोई सी साइड से ही ले लो, पॉजिटिव साइड ले लो या नेगेटिव साइड से ले लो, 0 डिग्री बन रहा होगा या फिर क्या बन रहा होगा? 180 डिग्री। ठीक है ना, ऐसा मान लिया जाता है। सो उस केस में स्लोप हो जाता है। सो स्लोप इन दिस केस विल बी व्हाट? स्लोप, और आई कैन से एम इक्वल टू क्या होगा? आप खुद सोचो, या तो 10, अगर 0 डिग्री माने तो 10 0 डिग्री, और या फिर अगर 180 भी मान रहे हैं तो 10 180 डिग्री। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री पे 10 की वैल्यू क्या होती है? एक दूसरे के नेगेटिव, सेम नहीं होती कभी भी, एक दूसरे के नेगेटिव। तो जीरो का नेगेटिव जीरो होता है, मान लो इनकेस 1 हो तो फिर -1 होगी ना, सेम नहीं कहना। हाँ, 0 डिग्री और 360 डिग्री पे सेम होती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक उसकी वैल्यू क्या होती है? एक दूसरे के नेगेटिव होती है। सो इट विल बी व्हाट? जीरो। ठीक है ना, तो स्लोप हो गया मेरा जीरो। तो तीन केस कंसीडर हो गए, स्लोप पॉजिटिव जीरो से बड़ा, स्लोप नेगेटिव जीरो से छोटा, और स्लोप एग्जैक्टली जीरो। सर फिर चौथा केस क्या बचा? दुनिया में तीन ही तो चीजें हो सकती है, या तो कोई जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, या जीरो होगा। तो एक चौथा केस भी निकल के आता है, इनफाइनाइट, जिसको अपन नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं ना, वो है परपेंडिकुलर होने वाला केस। क्योंकि 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस का 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो लास्ट केस लेंगे हम, और फिर अपन चलेंगे दूसरा तरीका स्लोप निकालने का। ये तो है एंगल वाला तरीका, एक दूसरा तरीका भी। देखो स्लोप समझ गए ना तो आगे के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बहुत इजी लगेंगे, अच्छे से समझ गए तो, है ना। ओके, तो फोर्थ केस इज, ये का यही केस है वैसे, बस पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर। इफ अ लाइन एल if a line L is perpendicular to x-axis, if a line L is perpendicular to x-axis, to x-axis, if a line L is perpendicular to x-axis, देन इसमें तो सिंपली लिख सकते हैं, इसमें तो आपको ऐसे जैसे पैरेलल में तो क्या आपको इमेजिन करना पड़ रहा था, लाइन को नीचे लाना पड़ रहा था, लेकिन परपेंडिकुलर तो टकरा रही है ना, उसमें तो इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं, उसको तो बस एक्सटेंड कर लो। इनकेस नहीं टकरा रही तो एक्सटेंड करके अपन उसको परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ऐसी लाइन है, मान लो ये लाइन है, अभी लाइन टकरा नहीं रही, तो इसको तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड करके और प्रूव कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर। इसमें से इमेज नहीं बनानी पड़ रही जैसे पैरेलल वाले केस में बनानी पड़ रही। तो सीधे ही लिख दो, देन स्लोप जो होगा, स्लोप और एम, स्लोप और एम से डिनोट कराते हैं अपन, है ना। क्या हो जाएगा? 10 90 डिग्री, बोलो। और 10 90 डिग्री क्या होता है? वैसे अपन नॉट डिफाइंड पढ़ते थे, लेकिन आज के बाद से अपन इसको, जैसे मतलब क्लास 11th में शुरू हो ही गया ट्रिग्नोमेट्री के बाद से, अपन इसको क्या पढ़ते हैं? इन्फिनिटी। क्या पढ़ते हैं अपन इसको? इन्फिनिटी। तो चार केस हो सकते हैं स्लोप के, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट। इसके अलावा कोई स्लोप नहीं आ सकता किसी भी लाइन का, मानते हो? बोलो शिवम, समझ आया? समझ में आ गए चारों केस? ठीक है, एक्यूट एंगल बोलो, स्लोप कैसा आएगा एक्यूट एंगल में? आधे नंबर का क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव आएगा, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव, पैरेलल एक्स एक्स से पैरेलल जीरो, और अगर परपेंडिकुलर हो तो इन्फिनिटी। यस, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब सर जरूरी थोड़ी ना स्लोप निकालना हो तो स्लोप हमको एंगल दिया ही हुआ ही हो। अभी तो एंगल दिया हुआ है तो आपने स्लोप निकाल लिया, बट इन केस अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? इन केस एंगल नहीं दिया हुआ है तो हमको उस केस में क्या करना है? ठीक है, तो नहीं दिया हुआ होगा तो क्या दिया होगा ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू
2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हेडिंग डाल दी। देखो, अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ होगा तो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे जहां से वो लाइन पास थ्रू कर रही है। कैसे सर? एक 2D प्लेन बनाता हूं मैं आपके लिए। लेट्स से दिस इज अ 2D प्लेन। ठीक है ना? जब भी मैं आपको कोई चीज सिखाऊंगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेफरेंस लूंगा ना, क्योंकि वहां से चीज बिल्कुल एक बार में सटीक समझ में आ जाती है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो या आपके माइंड में कोई भी डाउट हो कि सर ये इधर ना हो कि इधर हो, तो आप आगे होके पूछ लेना, है ना? आप नहीं पूछोगे तो मैं एज्यूम करूंगा कि बच्चे ने इमेजिन करके समझ लिया, है ना? क्योंकि फर्स्ट में मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनाऊं तो वैसे ही दिमाग खराब होता है ना। नया कॉन्सेप्ट है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सीखना स्टार्ट करेंगे ना। तो लेट्स से दिस इज अ लाइन, लेट्स से दिस इज अ लाइन, ये लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो 2 पॉइंट में मान लेता हूं ए और बी। क्या मान लेता हूं? ए और बी। और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन होंगे भाई, 2 पॉइंट गिवन होंगे, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी सीखा कि एक लाइन को उसके कोऑर्डिनेट से समझा जाएगा। किससे समझा जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट्स। तो लेट से ये ए है और लेट से ये बी है। तो लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? ये लो, लाइन को चाहे से और ज्यादा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये लाइन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? x1 कॉमा y1 तो साथ के साथ लिखते जाओ कि इफ अ लाइन ऑन ए 2D प्लेन, लेट, इसका इस लाइन का नाम भी अपन एल रख देते हैं, क्योंकि जब तक ए की लाइन गिवन होती है तो जनरल नोटेशन क्या है? लेटर एल, है ना? लेट लाइन एल में, लाइन एल ऑन ए 2D प्लेन, ऑन ए 2D प्लेन passes through, passes through two given points, passes through two given points, given points a and b। a जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या? x1 कॉमा y1, एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या? x2 कॉमा y2। अभी अपन दो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे बिकॉज वी आर इनटू 2D प्लेन, है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट करवाऊंगा मैं आगे, जब अभी 3D आपके भी है थोड़ा बहुत रोल, इंट्रोडक्शन टू 3D 11th में भी है ना। ठीक है ना? तो उसमें ऐसे कैसे कॉपी कराऊंगा, वहां पे जब मैं स्लोप कहूंगा तो आपको समझ जाना है कि स्लोप ये है ना। ठीक है, वहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस में बात होगी। ओके, यहां तक कोई डाउट? कि अगर एक लाइन 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है, किससे किससे? एक तो ए से जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और एक बी से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। तो सर इसके जो इसका जो स्लोप होगा कैसे निकालेंगे? कोई एंगल गिवन नहीं है, लेकिन एंगल की जगह पे 2 पॉइंट्स हमको गिवन होंगे। तो एक इसका डेरिवेशन करते हैं। जो चीज मैं पूछूं मुझे बताना। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं यहां से लेके यहां तक इसको ड्रॉ करूं, देखना ध्यान से, कोशिश करता हूँ आपको डिराइव करवा दूं अच्छे से, क्योंकि फिर क्या है उससे हमेशा के लिए याद हो। अभी फॉर्मूला तो 2 ही मिनट में बता भी दूंगा ना। ये बना दिया मैंने, है ना? और ये भी बना दिया मैंने। ठीक है, लाइन वही वाली खींचने दो, इससे क्या सही नहीं आ रही, 1 सेकेंड। मतलब परपेंडिकुलर बना दो दोनों पॉइंट्स के, दोनों एक्सिस पे, है ना? ए से भी बना दो, और इससे मतलब वाई एक्स एक्सिस पे भी बना दो, और वाई एक्सिस पे भी बना दो, दोनों कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के, ए से भी और बी से भी। यहां से बन गया, यहां से बना दो, और यहां से बना दो। बना दिया मैंने। ओके, तो कल अपन ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिराइव किया था, करीब करीब कुछ ऐसा ही है ना? और इसको यहां से एक्सटेंड भी कर दो, किसको? इसको यहां से एक्सटेंड कर दिया, कर दिया। ओके, अब मुझे एक चीज बताना बेटा, कि अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, लेट्स से ऐसा, है ना? कर दिया। तो आप स्लोप कैसे निकालते थे? अगर वो लाइन एक्स एक्सिस से नहीं टकराती है तो उस केस में आप स्लोप कैसे निकालते थे? बोलो, एक्सटेंड करा के, इंटरसेक्ट करा के, थीटा निकाल के, टेन थीटा ऐसे निकालते थे। तो लेट से जैसे मैंने एक्सटेंड कराया तो ये थीटा हो जाएगा। आप स्लोप ढूंढ रहे हो ना, तो स्लोप के लिए आप थीटा ढूंढोगे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो लेट से कि ये थीटा हो जाएगा, कौन सा? ये वाला थीटा हो जाएगा। बोलो, तो अगर ये थीटा होगा तो मुझे बताओ ये भी थीटा होगा। एक बार इसको हटा दो, अब वापस लिख दूंगा ना, ये वाला भी थीटा होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? तो अगर मैं ये ट्राइंगल के अंदर वाला थीटा निकाल लूं तो वो थीटा सेम है,
भाई ये वाला थीटा निकाल लूं तो ये भी थीटा ही है, तो अगर वो थीटा नहीं, जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो फिर एक्स एक्सिस का भी 30 डिग्री से टकराहट हो रही होगी, उसके उत्तर 10 30 डिग्री निकाल लूंगा। तो अब मेरा टारगेट क्या है, ये थीटा निकालना नहीं, उस वो जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है उसके अंदर का थीटा निकालना मेरा टारगेट है। ठीक है, तो लेट से ये ए बी था, इसको मान लो सी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। तो टेल मी वन थिंग, और इन पॉइंट्स को भी ले लो, क्या, इसको ले लो पी, और इसको ले लो क्यू, और इसको ले लो आर, और इसको ले लो एस, और शॉर्ट शॉर्ट में सबके कोऑर्डिनेट्स बताए जाओ, बता सकते हो। और इसको तो, ये तो ए था ही सही है ना, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे अपन ने, x1 कॉमा y1। ठीक है, टेल मी पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो अगर ये x1 है, तो ये भी दूरी x1 रही होगी भाई, इसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या x1 y1, तो ये दूरी x1 है, तो ये दूरी भी x1 रही होगी, लेकिन ये y x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 कॉमा 0 क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो x1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली ये दूरी क्या है, ये दूरी पूरी है x2, तो ये दूरी भी पूरी क्या होगी x2, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 कॉमा 0। यस, वेरी गुड, ठीक है, x2 कॉमा 0। चलिए अब मुझे बताओ r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हो सकता है इसमें से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स काम आए, किसी के ना आए, पर एक बार के लिए अपन सबके डाल देते हैं। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलना, 0 y1। कैसे निकाला शिवम, देखो ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट y1 है, दैट मींस ये ऊपर ऊंचाई इसकी y1 है, ये ऊंचाई y1 है, तो ये ऊंचाई भी y1 है, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि y एक्सिस पे लाया कर रही है लाइन। तो अगर मैं यहाँ r लिखता हूँ तो r को कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 y1, ठीक है ना। सिमिलरली ये ऊंचाई अगर y2 है, तो ये ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी, तो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0 y2 हो जाएंगे। ठीक है, 0 y2, ये यहाँ पे पूरा नहीं टकराया इससे, ठीक है। तो ये अगर सपोज करो s है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 y, 0 y2। अब आप उस ट्राइंगल को फोकस करो, उस ट्राइंगल में टेन, अगर वो एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, एंगल बी ए सी, अगर ये क्या है, थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी अपॉन ए सी, होगा नहीं होगा। अब बीसी की लंबाई कैसे निकालोगे, टोटल ऊंचाई कितनी है, y2, ये ऊंचाई कितनी है y1, तो बीसी की लंबाई हो जाएगी y2 माइनस y1, होगी नहीं होगी। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय बेस करोगे, तो बेस क्या है AC, तो ये कितना है अपन x2, ये कितना है अपन x1, तो x2 में से x1 माइनस करना पड़ेगा, यानी BC को लिख सकता हूं मैं y2 माइनस y1, और AC को लिख सकता हूं मैं x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, समझ गए। हमें डायरेक्ट कहता y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब सोचो, अगर ये फॉर्मूला से, सपोज करो आपने पहले टेन थीटा पढ़ा और बाद में ये फॉर्मूला सीखा, अगर आप पहले ये फॉर्मूला सीखते तो आपको समझ में आता है कि वो टेन थीटा क्यों था, क्योंकि ये फॉर्मूला तो टेन थीटा ही बनाएगा ना, साइन थीटा या कोस थीटा तो बनाएगा नहीं। तो अब रिलेट हुआ ना टेन थीटा क्यों है, तो कैसे भी याद रखो, जैसे ऐसे याद रखो कि डेफिनेशन ही यही है कि स्लोप तो टेन थीटा ही होता है, और चाहो तो आप ये भी याद रखो कि जो अगला फॉर्मूला है वो कैसे जस्टिफाई होगा अगर मैं टेन थीटा की जगह कोई और साइन थीटा या कोस थीटा लूंगा। ठीक है, इज दिस क्लियर, ठीक है। चलो तो अब अपन लिखते हैं, इतना लिख दिया, इतना ड्रॉ भी हो गया सबका, बोलो। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट्स डाले, सी के कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हो आप, बताओ, सोचो, सी के कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो ये इधर के इतना कितना है, ये x2, और ऊपर कितना है y1, तो x2 कोमा y1 भाई सबके डालें तो उसको भी डाल दो, x2 कोमा y, ठीक है ना। और अपने को अब निकालना क्या है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये अपना टारगेट है, BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है ना। तो लिखो अब इसके आगे, नाउ नाउ, है ना, now on extension we find that on extension if line L makes an angle makes an angle an angle theta makes an angle theta विथ एक्स एक्सिस। अब मैं जब भी कहूँ ना बेटा, देखो शॉर्ट में कह रहा हूँ विथ एक्स एक्सिस, लेकिन मैं जब भी कहूँ ना एक्स एक्सिस, तो आप समझ लेना पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, बार बार नहीं लिखेंगे। एक्स एक्सिस जब भी कहूँ तो समझ लेना विथ व्हाट, विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉक वाइज। सर इफ एन ऑन एक्सटेंशन करने के बाद लाइन एल जो है एंगल बना रही है थीटा विथ एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगर ऐसा है देन
एंगल एंगल ये बी ए सी, एंगल बी ए सी भी थीटा हो जाएगा, एन एंगल बी ए सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। अच्छा, कोई किसी ने कारण नहीं दिया है, ये भी थीटा क्यों होगा, बोलो। मैंने कहा कि हाँ थीटा होगा, आपने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ में हाँ मिला दी। बट ना किसी ने पूछा सर क्यों होगा, और ना किसी ने कारण दिया इसलिए होगा। टेल मी क्यों होगा, विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, वाई। यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से चेक करो, देखो कैसे ये थीटा होगा। आओ ऊपर, मुझे एक चीज बताओ, ये एक्स एक्सिस और ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, ये एक्स एक्सिस और ये आर आर ए सी जो भी लाइन है, ये पैरेलल है कि नहीं है ना। तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो आप चाहो तो लिख लो, ऑन एक्सटेंशन विल ऑल्सो भी इक्वल टू थीटा, रीजन डाल दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके आगे, बिकॉज दे आर व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई कभी आप रिवीजन करो तो आपको याद आ जाए, अच्छा इस कारण से ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ओके, इतना हुआ। नाउ नाउ स्लोप इक्वल टू, नाउ स्लोप और एम इक्वल टू, हमने तो यही सीखा है साहब, हमने तो क्या सीखा है, टेन थीटा ही सीखा है, सीखा कि नहीं सीखा बोलो, टेन थीटा ही सीखा है। अब टेन थीटा इस केस में जो है वो हो रहा है, वो हो रहा है बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या हो गया मेरा, बीसी। अब ट्रिग्नोमेट्री सिखाने नहीं बैठेगी, बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, वो सब नहीं सिखाएंगे ना। टेन थीटा क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। और एज पर दिस फिगर, अब दिस फिगर से भी आपने डिराइव कर दिया कि बीसी कितना है, वाई टू माइनस वाई वन आया, और एसी कितना है वो भी अपन लिखेंगे नहीं, वो आपको फिगर में समझा दी गया है ना। तो बीसी कितना आएगा, वाई बीसी कितना आएगा, ऐसे देख लो, बीसी कितना आएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, चाहो तो ऐसे लिख लो, बीसी कितना आएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। और एसी कितना आएगा, देखो देखो शिवम स्क्रीन पे, ये बीसी कैसे निकालेंगे, इस टोटल बी क्यू में से ये सी क्यू माइनस करेंगे। अब ये एसी कैसे निकालेंगे, एसी एसी हम निकालेंगे पूरे आरसी में से आर ए माइनस करेंगे, है ना, आरसी माइनस आर ए, आरसी माइनस आर ए, ठीक है ना। अब बी क्यू की लंबाई है वाई टू, और सी क्यू की लंबाई है वाई वन, और आरसी की लंबाई है एक्स टू, और आर ए की लंबाई है एक्स वन। सो दिस इज द फाइनली स्लोप का फॉर्मूला नंबर टू। ये दो फॉर्मूला से ये स्लोप आप अगले 2-3 साल तक निकालते रहेंगे। उसके बाद हम्म, उसके क्या, नहीं आप क्या करोगे फिर बताओ, क्या करोगे, एमबीए। तो फिर अभी साइंस क्यों पढ़ रहे हो, एम, नहीं एमबीए पढ़ रहे हो, चलो वो तो चलो एंट्रेंस का छोटा सा पार्ट होता है, बट फिर साइंस पढ़ी क्यों रहे हो, फिर तो आप कॉमर्स पढ़ो। ले लिए तो फिर खुद सोचो क्या कर रहे हो, मैं तो क्या ही कहूँ। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला नंबर टू, क्या, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देखो ये है हमारी एक 2D प्लेन, लेट्स से कि ये देखो, मान लो ये पॉइंट है 7,2 है ना, और लेट्स से ये वाला पॉइंट है -1,-1, तो बताओ उसका स्लोप कैसे निकालोगे, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, बोलो स्लोप, या फिर एम बोलते हैं, कैसे निकालते हैं अपन, y2 माइनस वाई वन। तो y2 किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 ले लो, किसी भी दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लो, है ना। जरूरी नहीं है कि इसको x1 y1 ले लिया, उसको कैसे भी लोगे आंसर सेम आएगा। लेट से मैंने इसको तो ले लिया x1 y1, और उसको ले लिया मैंने x2 y2, ठीक है ना। ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन यानी 2 - 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस माइनस वन, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/7 माइनस माइनस वन यानी कि 8, 1/8। तो स्लोप पॉजिटिव आया, क्योंकि देखो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो एक्यूट एंगल बनेगा, जब जब एक्सटेंशन पे एक्यूट एंगल बनेगा तब तब स्लोप क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और कुछ ने कहा सर ऐसे निकालें, ऐसे निकाले ले, अगर मैं इसको x1 इसको तो x2 y2 मान लेता और उसको x1 y1 मान लेता, तो क्या होता, 1 - 2 यानी -1, और -1 - 7 यानी -8, -1/-8 को जब आप काटोगे तो वापस वही 1/8 आएगा।
भाई दोनों को ऐसे मत कर देना कि एक बार इधर से माइनस किया और एक बार इधर से, फिर गलती हो जाएगी। या तो दोनों को इधर से माइनस करो, y2 माइनस y1 x2 माइनस, या फिर दोनों को इधर से, तो आंसर आपका सेम आएगा। पहले का नेगेटिव करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होंगे ना, तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो स्लोप क्लियर है सबको? ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर आपको स्लोप क्लियर है तो नेक्स्ट चीज आती है कि अगर दो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप होता है? अगर दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं या फिर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइंस, रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइंस, रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ, बिटवीन टू पैरेलल और परपेंडिकुलर, अपन दोनों एक साथ ही डिस्कस करेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, perpendicular lines with reference to their slopes, with reference to, with, या फिर अपन ये भी टॉपिक का नाम डाल सकते थे, रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ, ऐसे ही डालूं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ, यही डालो, वो ज्यादा समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन द, देखो आपके ये जो नोट्स है ना, ये बिल्कुल फ्रेश टाइम, फर्स्ट टाइम बनाए जा रहे हैं, तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा आपको, एक एक चीज मैं लिखवाऊंगा, है ना। ऑलरेडी बने हुए होते तो रेफरेंस दे दे के चलाते काम, जैसे अब इनके चला रहे हैं, इनके 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं ना। दूसरा और नुकसान ये है कि काटा पिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज माइंड में आएगी तो लिखनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ, रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, टू पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, लिख लिया हेडिंग? हेडिंग है ये। अब एक एक केस लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल होना, सबसे पहले क्या, पैरेलल होना। तो केस 1 ले लेता हूं मैं इसका, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, और परपेंडिकुलर लाइंस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी, हाँ ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, उससे समझ आएगा। बोलो, डायरेक्ट रिजल्ट तो याद है क्या आपको? तनिष्क से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो पढ़े हुए हो। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप होगा? गलत, गलत। परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा, वो बात की बात है, उसको भी देखेंगे। पैरेलल अगर दो लाइन है तो उनके स्लोप्स में क्या ताल्लुक होगा आपस में? यस, दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस से पैरेलल हैं, मतलब दो लाइंस ही पैरेलल हैं, है ना। सॉरी, पैरेलल नहीं, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो दोनों के दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के बराबर एंगल बनाएंगी ना, मतलब दोनों लाइंस ऐसे हैं, तो इसको एक्सटेंड करूंगा तो भी वो एंगल बनेगा, इसको एक्सटेंड करूंगा तो भी वो एंगल बनेगा। तो जब एंगल ही बराबर बनाएंगी तो इंक्लिनेशन बराबर, इंक्लिनेशन बराबर तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर स्लोप बराबर। ठीक है ना। तो देखो कैसे, वेरी इजी। थोड़ा बहुत फिर भी परपेंडिकुलर वाली चीज समझ नहीं आती, पैरेलल वाली चीज तो देखते ही समझ आ जाती है। लेट्स से कि ये एक 2D प्लेन है और मैं दो लाइंस बना देता हूं पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल। एक लाइन तो मैंने बना दी ये, और इसी के पैरेलल मैंने दूसरी लाइन बना दी, लेट्स से ये, बन गई दो लाइंस पैरेलल, दिख रही हैं? थोड़ा सा ऊपर करूं क्या? अभी दिख रही है? नहीं दिख रही? ठीक है, ठीक है ना, अज्यूम कर लो कि ये पैरेलल है ना। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा सेम बनेगा, बोलो। ठीक है ना। तो लेट्स से यहाँ पे ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस। दोनों के दोनों लाइंस जो है, लेट्स से ये एल है और ये एम है, या L1 L2 भी ले सकते हो ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, या L1 L2 ले लो, ताकि अपन M को तो स्लोप बोलेंगे ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए। L1 एंड L2 लिखिए, दो ही लाइन में खत्म करेंगे इसको, तो बहुत ईजी है। तो let lines L1 and L2, let lines L1 and L2 make, let lines L1 and L2 make, नहीं सॉरी, let lines L1 and L2 on a 2D plane are parallel on F, क्योंकि अपन
गिवन चीज क्या ले रहे हैं कि लाइंस पैरेलल है ना, फिर वाइसी वर्सा भी होगा ना, हालांकि कि अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, वाइसी वर्सा भी हो जाएगा, लेकिन अभी अपन गिवन कंडीशन क्या ले रहे हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल। लेट लाइंस L1 एंड L2 ऑन ए 2D प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं, दैट इज मैं इन शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि L1 इज व्हाट, पैरेलल टू L2, L1 इज व्हाट, पैरेलल टू L2, देन क्या होगा देखते हैं, देन then both lines both lines ना, ऐसे करो, देखो ऐसे करो, अभी हमको पता नहीं है कि एंगल बराबर है कि नहीं है ना, तो लाइन L1 जो एंगल बना रही है उसको θ1, और लाइन L2 जो एंगल बना रही है वो θ2 है ना। देन इसके बाद हम लिखेंगे, इधर लिखो एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1, इंक्लिनेशन of lines L1 and L2 be, and inclinations of lines L1 and L2 be θ1 and θ2, θ1 and θ2. Now L1 is parallel to L2, ये गिवन हो गया एक तरीके से, एंड साथ में देखो एक्स एक्सिस पूरी की पूरी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, एंड एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्सल, है कि नहीं है बोलो। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अभी अभी हमने जो किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्सेप्ट से दोनों एंगल इक्वल हो गए। देखो फिर से देखो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, केवल इन दोनों लाइंस पे और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये लाइंस पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं बोलो। तो if L1 is parallel, now L1 is parallel to L1 and x axis is the transversal, so θ1 will be equal to θ2। रीजन डालो क्या, वही सेम पहले डाला था, corresponding angles, because they form a pair of corresponding angles, ठीक है। और अगर अगर θ1 और θ2 इक्वल है तो दोनों साइड 10 ले लूं मैं, तो tan θ1 और tan θ2 भी इक्वल होगा। भाई एक इक्वेशन में आप दोनों साइड एलएचएस आरएचएस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो, इस पे लेकिन सेम लगाना पड़ेगा, इस पे 10 लगाया तो इस पे भी 10 लगाना पड़ेगा, तो इंप्लाइज मैं इस पे लगा देता हूं tan θ1, तो इस पे भी लगेगा tan θ2, और एक्चुअली tan θ1 क्या होगा सोचो जरा, स्लोप ऑफ लाइन 1, tan θ1 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1, और tan θ2 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L2, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या निकल के आया, ठीक है ना। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, रिजल्ट ये निकल के आया कि इफ L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, ठीक है ना, implies θ1 is equal to θ2, implies m1 equal to m2, ये रिजल्ट निकल के आया। अच्छा ये वाइसी वर्सा भी होगा, ये उल्टा भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, तो उल्टा जो चीज आती है ना उसके लिए पता है क्या कौन सा साइन लगता है, बोथ वेज इम्प्लीकेशन के साइन लगते हैं, समझ गए। इस साइड भी आ सकता है, मान लो स्लोप इक्वल है तो आप कह दोगे इंक्लिनेशन इक्वल है, इंक्लिनेशन इक्वल है आप कह दोगे लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है आप कह दोगे इंक्लिनेशन इक्वल है, इंक्लिनेशन इक्वल है आप कह दोगे दोनों के स्लोप बराबर है। समझ आया शिवम, बोलो समझ में आ गया, लिखो इतना, इतना खबर करो, फिर चलते हैं परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पे। क्यों, कहाँ जाना है आपको आज? नहीं, इसके बाद परपेंडिकुलर वाली कंडीशन के बाद एक टॉपिक है दो लाइन के बीच का एंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ स्लोप, और बस स्लोप, उसके बाद फिर एक लास्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का मान लो। कहीं जाना है तेरे को? ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ ना, ये मेरी फाइनल रिजल्ट आया है। चलो अब ऐसा कैसे ही अब परपेंडिकुलर पे चलते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का उसमें यूसेज ज्यादा है, थोड़ा सा मैं कहूँ कि समझने में हल्का सा, इतना लिख दिया कि सबने। तो सेकंड केस ले रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर होना है ना, परपेंडिकुलर लाइंस,
सेकेंड केस इज व्हाट, परपेंडिकुलर लाइंस। अब अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है वो सोचना है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको दो लाइंस के स्लो दो लाइंस दे देगा तो आपसे ये भी क्वेश्चन प्रूव कर सकता है कि प्रूव दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल, प्रूव करो, तो आप उनके स्लोप को इक्वल कर दोगे ना तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो पैरेलल है। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट देयर स्लोप्स आर इक्वल, मतलब ये वाला भी प्रूफ दे सकता है इधर वाली गिवन चीज देके, ये वाला भी प्रूफ दे सकता है इधर वाली गिवन चीज देके, दोनों चीजें वो कर सकता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइंस, तो स्ट्रेट अवे लेट्स ड्रॉ ए 2D प्लेन और दो लाइंस को करते हैं परपेंडिकुलर। देखना ध्यान से, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हो गया मेरा 2D प्लेन, बोलो। ठीक है, अब दो लाइंस को करना है मुझे परपेंडिकुलर, कैसे करूं, बोलो कैसे करूं दो लाइंस को परपेंडिकुलर। दो लाइंस ड्रॉ करनी है और उसको मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना, मतलब उन दोनों का रिलेशन आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। देखो ये एक लाइन तो मैंने बना दी, एक लाइन तो मैंने बना दी ऐसे, और एक लाइन मैंने अब इससे परपेंडिकुलर बनानी है ना मुझे, तो एक लाइन में बना देता हूं ऐसे, तो करीब करीब परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो भाई। अब एग्जैक्ट तो नाप चोक नहीं करनी, बट ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे से। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर बनानी तो ऐसे मत बना देना, एक ऐसे और एक ऐसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो तो आपने पर्टिकुलर केस ले लिया, पर्टिकुलर केस नहीं लेना ना कुछ, वो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो कैसे भी बन सकती है ना, तो ये बन गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, बोलो बोलो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे यहाँ पे मार्क कर दो कि ये है परपेंडिकुलर, और एक लाइन का नाम है L1 और एक लाइन का नाम है L2, जो जो चीजें अभी तक पता चली, ये है परपेंडिकुलर, लेट से ये है L1 और ये है L2। अब आपको इन दोनों के बीच के स्लोप का रिलेशनशिप चाहिए, तो स्लोप निकालना पड़ेगा उसके लिए, बोलो। अगर स्लोप का रिलेशनशिप चाहिए तो स्लोप निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। और स्लोप कैसे निकालते हो, बोलो। एक्सटेंड करके उनका एंगल सोच के निकालते हैं अपन, है ना। तो लेट से मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं और इंटरसेक्शन करा देता हूं किससे, एक्स एक्सिस से, और उसको भी लेट से इसको भी मैंने एक्सटेंड करा के इंटरसेक्शन करा दिया एक्स एक्सिस से, और इसको भी करा दिया, करवा दिया दोनों को, बोलो। अब क्या, अब इधर वाला स्लोप निकाल लो और इधर वाला स्लोप निकाल लो एक बार। लेट से कि ये तो हो जाएगा मेरा स्लोप, उल्टा करो, देखो इसको लो L1 और उसको लो L2, क्योंकि जो चीज समझाने चाह रहा हूं ना मैं, क्योंकि L1 के साथ ही अपन M1 बनाएंगे और L2 के साथ ही अपन क्या बनाएंगे, स्लोप M2 बनाएंगे। तो लेट से कि ये वाला एंगल है मेरा θ1, और लेट से पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस कहा था मैंने, क्या कहा था, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस। तो मुझे बताओ जो लाइन L2 है उसका स्लोप हम निकालेंगे तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पकड़ना है, तो इधर से पकड़ना है, इधर से मत पकड़ लेना भाई। ऐसे मत सोचना कि सर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, सर ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो अगर इसका स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल लिया ट्राइंगल के अंदर वाला, तो उधर भी ट्राइंगल के अंदर वाला लेंगे, उधर ट्राइंगल के अंदर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए एक लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस देखा जाता है। तो θ2 उधर वाला होगा, बाहर वाला एंगल, मतलब इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा एक तरीके से, बोलो समझ आया। ठीक है, बनाओ ये वाला एंगल θ2, और इसमें ये वाला, बोलो यहां तक क्लियर है, θ1 θ2। अब मुझे एक चीज बताना, अगर वो वाला एंगल 90 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, होगा नहीं होगा। अब मुझे बताओ एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, याद है किसी को, 6-7 क्लास में सीखा था। एक ट्राइंगल, लेट से कि ये ट्राइंगल है, लेट से कि ये एक ट्राइंगल है ना, और मेरे को एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया मैंने, ये वाला एंगल बना दिया, तो ये एंगल निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या, ये तो आप प्रोसेस पे आ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला था एक, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। देखो ये दोनों एंगल्स क्या माने जाएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इन दोनों का जो सम होगा वो ये होगा। मान लो ये 30 और 40 है तो 30 और 40 का सम 70। हालांकि जो आप कह रहे हो प्रोसेस वही होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ले लो, 180 से माइनस कर लो, निकल के तो प्रोसेस से तो वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट याद करें तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप मानते हो θ2 विल बी इक्वल टू θ1 प्लस 90। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, 90 एंड θ1। तो अगर θ2 इक्वल टू 90 प्लस θ1 है तो θ2 टेन अभी रफली समझा रहा हूं फिर अभी लिखूंगा, tan θ2 क्या हो जाएगा, 10 लगाऊंगा दोनों साइड,
90 प्लस थीटा वन एंड टेन 90 प्लस थीटा वन पता है क्या होता है? माइनस कॉट थीटा वन, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और टेन 90 डिग्री से कंपेयर करते हैं तो रेसिप्रोकल एंगल बन जाता है टेन का माइनस कॉट थीटा वन। ठीक है, अब इस माइनस कॉट थीटा वन को क्या मैं माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा वन कह सकता हूं। अब टेन थीटा टू क्या था? m2 स्लोप था ना ये तो सेकंड लाइन का, और टेन थीटा वन क्या था? m1। इसको उधर लेके जाएंगे तो m1 से m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू माइनस वन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का रिलेशनशिप क्या मिलेगा कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा। इसके स्लोप का प्रोडक्ट गुणनफल क्या आएगा? माइनस वन निकल के। अब उसमें अगर एक का स्लोप गिवन है तो दूसरे का निकाल सकते हो पुटअप करके, या दूसरे का गिवन है तो पहले का निकाल। समझ गए सारी गणित? चलो अब लिखते हैं। देखो, लेट, उस पहले वाली लैंग्वेज में लिखेंगे। लेट लाइंस L1 and L2 on a 2D plane, on a 2D plane are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। इसमें टोटल कितनी एक्सरसाइजेज है आपके? देखिए, दैट इज स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ क्या? दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये हमको गिवन है, ठीक है ना? तो इनको नामकरण भी करना पड़ेगा ना पॉइंट्स को। ठीक है, तो लेट्स से कि ये ए इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, ए पर, सॉरी ए पर, और नीचे वाले पॉइंट्स ले लो डी एन सी। क्या हुआ? लेट्स, लड़ाई हो गई तो, क्यों? कल छुट्टी का मैसेज डाला था कि आज की तो छुट्टी है। हाँ है ना, और हाँ उन्होंने मैसेज डाल दिया कि आज की छुट्टी। अच्छा कितनी बार मान ली सर को पता था 3 घंटे छुट्टी दे रहे थे पहले, तो हम 30 और 31 की दे रहे थे। संडे वाला 2 दिन की छुट्टी ले लो, सब बहुत बोल रहे थे। तो फिर संडे क्या रहा क्या, एक हमें क्लास में बंच पड़ा, उसने गंभीर सर को डेट शीट भेज दी सीबीएसई की। तो टेंशन हो गई ना। उन्होंने वो 2 दिन की छुट्टी के 3 घंटे पढ़ा दिया, है ना। तो फिर सर ने बोला कि सर हमें 3 घंटे की 2 दिन लेकर क्लास ले लिया, एक दिन की छुट्टी तो दे दो। फिर क्या होगा कि कल मैसेज है ना, पहले रात को मैसेज करते हैं कि ठीक है मैं छुट्टी करते हैं, वो नॉर्मली 5 से 7 खुला है तो नहीं करके से मैसेज डाल दिया मैंने आज वाला। देखो, so angle BAC equal to 90 degree। now exterior angle theta 2, now exterior angle, अब मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल थीटा 2 वो किसके बराबर होगा? वो अभी मैं समझा चुका हूं शॉर्ट में ना, लिखवाने के लिए इतना लिख देता हूं। एक्सटीरियर एंगल थीटा 2 विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल बीएसी तो है 90 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा? थीटा 1, तो 90 डिग्री प्लस थीटा 1, ठीक है ना। नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग tan मैं लिख देता हूं, मतलब मैं बोल देता हूं, अब लिखो मत, समझ जाना कि मैंने इधर भी tan ले लिया और इधर भी tan ले लिया। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट tan थीटा 2, tan ऑफ थीटा 2 इक्वल टू, इधर भी tan पूरे पे लेना है, ऐसे नहीं केवल 90 पे ले लिया, और ऐसे भी नहीं लेना कि 90 पे अलग ले लिया और थीटा पे अलग ले लिया, पूरे पे tan लेना है, पूरे पे कंबाइंड पे tan लेना है, जो भी एंगल आ रहा है ना। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1, अब बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये तो tan थीटा 2 है ही सही, है ना। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा 1। सबसे पहली चीज माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट दोनों माइनस होते हैं। अच्छा सर, tan का कॉट क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री से कंपैरिजन होता है तो रेसिप्रोकल चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल रेशियो में हम चले जाते हैं, और अगर 0 और 180 डिग्री से करते हैं तो चेंज नहीं होता है। तो 90 से कंपेयर किया तो tan कॉट में चला गया। लेकिन हमको तो सर स्लोप का रिलेशनशिप चाहिए, और स्लोप तो tan से मिलता है, कॉट से नहीं मिलता है। तो डू वन थिंग, वापस इसको tan में चेंज कर दो, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी तो होते हैं। सॉरी, 90 से जब कंपेयर करते हैं तो रेसिप्रोकल में नहीं जाते, कॉम्प्लीमेंट्री में जाते हैं। मैं गलत कह रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोकल अलग है बेटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है ना। तो अगर 90 से कंपेयर करेंगे तो साइन कॉसेक में नहीं जाएगा, कॉस में जाएगा, है ना। ठीक है, तो 90 से कंपेयर करते टाइम tan अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चला गया, और लेकिन कॉट का रेसिप्रोकल भी, कॉट और tan में खास बात ये कि रेसिप्रोकल भी है एक दूसरे के और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस कॉट 1 थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1, tan थीटा 1। नाउ अब ये चीज पहले से क्लियर है,
पहले से क्लियर है कि टेन थीटा टू क्या है भाई? अगर थीटा टू एंगल बना रहा है तो ये M2 है ना? और ये क्या है? -1 डिवाइडेड बाय M1 है। तो इम्प्लाइज इम्प्लाइज M1 को अगर मैं इधर बुला लूं तो M1 M2 M1 M2 इक्वल टू -1। करो ब्रैकेट में पैक, खत्म ये टॉपिक। इसमें भी रेसिप्रोकल रिलेशन वो होगा, वाइसी वर्सा वाला होगा। इसमें भी क्या होगा? वाइसी वर्सा वाला होगा। क्या सिस्टम होगा वाइसी वर्सा वाला? कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स क्या हुआ? आपकी किसकी क्लास है? अच्छा अच्छा, अब भी मैसेज आएगा। हैंस हैंस हाँ देखो, हैंस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 अगर है तो उसके बोथ वेज इम्प्लीकेशन कर दो। बोथ वेज इम्प्लीकेशन कर दो। M1 M2 इक्वल टू व्हाट? -1। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर वाली चीज गिवन है तो आप ये वाली चीज निकाल सकते हो, और वो वाली चीज गिवन है तो आप ये वाली चीज निकाल सकते हो। ठीक है ना? बोथ वे इम्प्लीकेशन समझ गए? दोनों से अपन वाइसी वर्सा आ सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। अब 5-5 मिनट में खत्म करते हैं अगले दो टॉपिक। एक है एंगल बिटवीन टू लाइंस और एक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आज आप जहां भी जा रहे हो ट्यूशन नेक्स्ट, उस उनको बोलना कि सर हमारे और ट्यूशंस भी होते हैं, तो उस हिसाब से हम हमारा टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। अब हम क्लास के बीच में मैसेज करते हो भी क्लास है तो कैसे दूसरी क्लास छोड़ के कैसे, है ना? एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब ये आप उनसे डिस्कस करना सोच। इन शॉर्ट देखो, पहले से बताना जरूरी है, और नहीं बता पाए इन केस तो फिर एक ही उसका रिजल्ट होता है कि उस दिन छुट्टी होती है। लेट्स से कि अगर मैं आपको नहीं बता पाया, किसी भी कारण से नहीं बता पाया, मैं बिजी था या जो भी था, तो फिर अंतिम में आपको यही कहूंगा कि बेटा आज की छुट्टी है। अब जबरदस्ती बुलाऊंगा तो फिर कैसे पहुंचेंगे? सारे बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे, किसी ना किसी का नुकसान होगा। मैसेज ही कोई नहीं देखेगा, सबको लगा न्यू ईयर है, उठे ही अभी होंगे सब बच्चे। ओके, छुट्टी हो गई तो उठे ही नहीं होंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस। नाउ अब दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालें अगर स्लोप्स गिवन हो, है ना? अगर इसके आगे लिख लो व्हेन स्लोप्स आर गिवन। व्हेन स्लोप्स आर गिवन, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला याद है तनिष? बोलो। व्हेन स्लोप्स आर गिवन, अभी डिराइव भी करवा देता हूं और फिर आगे के लिए याद भी रखना है सभी को। सेम टू सेम अभी वाला फॉर्मूला चलाएंगे, सेम टू सेम, है ना? अभी वाला मतलब लॉजिक चलाएंगे डेरिवेशन के लिए। अब मैं दो लाइन बना रहा हूं जो 90 डिग्री नहीं बना रही एक दूसरे के साथ, कोई भी एंगल बना रही है ना, कोई भी एंगल बना रही है। लेट्स से कि ये दो लाइंस हैं, लेट्स से कि ये दो लाइंस हैं, और ये जो हैं एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? थीटा। लेट दिस बी टू लाइंस एम L1 एंड L2। इसको ले लेते हैं हम L1 और इसको ले लेते हैं हम L2। L1 एंड L2, और लेट से ये एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखो, दो लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ एक एंगल नहीं बनाती, दो एंगल बनाती है। ये भी बात उतनी पक्की है। कौन से दो एंगल बनाएगी? एक तो थीटा बनाएगी और एक 180 माइनस थीटा। इधर वाला भी तो बन रहा है भाई, ये एंगल भी तो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच का है, ये एंगल भी इन्हीं दोनों लाइंस के। तो हम जब अभी बात करेंगे तो हम एक बार के लिए एक्यूट एंगल की बात करेंगे, फिर सर ऑब्ट्यूज का क्या होगा वो भी बता दो, तो उसकी बात मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में 2 मिनट में कर लूंगा ना। अभी अपन एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्यूट एंगल बना रही हैं तो वही इनके स्लोप्स क्या होंगे बोलो? एक्सटेंड करना पड़ेगा। L1 का स्लोप क्या हो जाएगा? tan θ1, और वही ऑब्ट्यूज एंगल की तरह ये वाला इसका स्लोप हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? tan θ2। जैसे पहले किया, करीब करीब इन दोनों का डेरिवेशन सेम। करो करो शिवम। ये तो हो जाएगा मेरा θ1, और ये हो जाएगा मेरा थीटा। मैं एरो पता है क्यों लगा रहा हूं? ताकि आपको पता चले मैं इधर से आया हूं, मैं इधर से आया हूं, इधर से नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया हूं। ठीक है, तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा है, पहली बार की पिछली बार की तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वही पहले की तरह, ये ले लो ए, ये ले लो बी, और ये ले लो सी। लिखिए, लिखना स्टार्ट करें। अब लिखने के साथ साथ बताते हैं। हर बार क्या किया, पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया फिर लिखवाया, अब की बार लिखाते लिखाते कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा चेंज है ना। लिखिए, लेट
lines L1 and L2, lines L1 and L2 on a 2D plane, on a 2D plane make acute angle theta with each other, make acute angle theta with each other, with each other. ठीक है, तो अगर यह एक्यूट एंगल थीटा है तो टेल मी वन थिंग, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से एंगल बी ए सी थीटा है, बोलो, सो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू थीटा। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये हो गया कि सर एंगल बी ए सी निकाल के बता दो, बात खत्म। एंगल बी ए सी निकाल के बता दूं तो बात खत्म। एंगल बी ए सी तो आपका थीटा है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। तो अभी अभी अपन ने लॉजिक यूज किया, थीटा वन और थीटा टू, और इस थीटा वन थीटा टू और थीटा, अच्छा तीनों थीटा के फॉर्म में लिए, याद रखना। थीटा वन थीटा टू तो क्या लिया है अपन ने स्लोप के रेफरेंस में, और जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो भी मैंने क्या लिया है, वो भी मैंने थीटा लिया है, वो भी मैंने थीटा लिया है। थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, सारे थीटा रहे। उसको अल्फा ले लें, इन दोनों के बीच के एंगल को अल्फा ले लो, चलो, है ना। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या ले लो आप, अल्फा ले लो। चलो छोड़ो, ऐसे ही चलने दो, क्यों काटा बेटी, तो समझ जाओगे ना, थीटा वन थीटा टू एंड थीटा। चलो, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा। चलो पिछली बार की तरह ही करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थीटा टू निकालेंगे नाउ। एक्सटीरियर एंगल थीटा टू, एक्सटीरियर एंगल जो कि थीटा टू है विल बी इक्वल टू सम ऑफ थीटा टू, थीटा टू है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया थीटा वन प्लस दूसरा क्या हो गया बेटा, थीटा। आपको कौन सा चाहिए, थीटा, तो इधर से थीटा कैसे निकालूंगा, थीटा टू माइनस थीटा वन, यस और नो। यहां से थीटा कैसे निकालूंगा, क्योंकि आपको थीटा चाहिए और आपको स्लोप्स गिवन है, स्लोप्स गिवन है, दैट मींस आपको थीटा वन थीटा टू गिवन है ना। कोई कहे कि आपको स्लोप्स गिवन है तो थीटा वन थीटा टू गिवन है, कैसे सर, और इसका टेन इनवर्स निकाल लो भाई। एंगल गिवन होता है तो टेन लगा के स्लोप निकालते हैं, स्लोप गिवन होगा तो टेन इनवर्स लगा के, अच्छा टेन इनवर्स तो आपने सीखा ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखी नहीं आपने, मतलब आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। सपोज करो मैंने आपको कह दिया कि स्लोप है 1/√3, है ना, तो एंगल बताओ, इंक्लिनेशन बताओ, उल्टा क्वेश्चन कर लिया। तो m1 अगर 1/√3 है, यानी कि टेन थीटा वन 1/√3 है, तो आप ये सोच सकते हो ना कि टेन कौन से एंगल पे 1/√3 देता है, 30 डिग्री पे देता है, तो थीटा वन क्या आ गया यहाँ पे 30। तो ऐसे उल्टा भी सोचना पड़ेगा कि स्लोप गिवन होगा तो इंक्लिनेशन सोचना होगा, ठीक है ना। तो थीटा निकालना है हमने अपने को, जो कि निकलता है थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, ओके। बोलो, अब दोनों साइड टेन लगाओ जरा, टेन थीटा, हाँ दोनों साइड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू, इधर क्या लग जाएगा, टेन ऑफ, लेकिन स्लोप में हमने सीखा था m1 माइनस m2। तो एक काम करो, इसको वन को टू करो, टू को वन करो, बात वैसे वही है, लेकिन अपन डायरेक्टली एग्जैक्टली उसी फॉर्मूला पे लैंड करेंगे जो अपने को एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसको वन कर दो, मतलब एक्सटीरियर एंगल को तो वन से मार्क कर दो और इंटीरियर एंगल को टू से मार्क कर दो, है ना, चाहे से लाइन को भी आप वन टू उल्टा कर दो, है ना। ये लो, सीधे अपन उसी फॉर्मूला पे लैंड करेंगे ना। ये है थीटा वन, ये क्या है थीटा वन, और लाइन भी क्या है ये L1, L1 से थीटा वन, और L2 से जो एंगल बना वो थीटा टू, ओके। चलो, तो इधर क्या क्या चेंजेस होंगे फिर, इधर वन, वो हर जगह वन टू और टू वन होगा ना, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। तो थीटा टू विल बी इक्वल टू, नहीं थीटा वन विल बी इक्वल टू, थीटा वन हुआ ना मेरा एक्सटीरियर एंगल, विल बी इक्वल टू अंदर वाले थीटा प्लस थीटा टू प्लस थीटा, सही है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा वन माइनस थीटा टू। अब आप ले रहे हो दोनों साइड टेन, तो टेन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, ऐसे हो जाएगा ये। अब मुझे बताओ टेन ए माइनस बी क्या होता है, याद है किसी को, यस वेरी गुड। नहीं याद है तुम लोगों को भाई, टेन ए माइनस बी, पता ही नहीं चला क्या हुआ, टेन एक्स माइनस वाई, हाँ टेन एक्स माइनस वाई, यही तो लगाना पड़ेगा भाई, ये दो एंगल्स गिवन है, इन पे टेन लगाना है, कैसे निकालोगे। पिछली बार तो क्या था, दोनों में से एक 90 डिग्री था, पिछली बार तो क्या था, दोनों में से एक क्या था 90 डिग्री। अब तो ये दोनों अलग अलग एंगल है, मान लो 30 डिग्री है 40 डिग्री है, तो कैसे निकालोगे, टेन एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होता है टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। अब देखो टेन थीटा वन क्या है, एम वन, स्लोप ऑफ लाइन वन होगा टेन थीटा वन, होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, फाइनली फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास, एम वन माइनस टेन थीटा टू क्या है, एम
टू डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस टेन थीटा वन क्या है m1 और ये क्या हो जाएगा m2। तो ये टेन थीटा की वैल्यू है, तो फाइनली मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा चाहिए था ना आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो टेन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। अभी आपको ये थोड़ा बहुत कम समझ आएगा 11th क्लास है ना। आप एक बार लिखो कि टेन इनवर्स लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है ना। टेन इनवर्स और अंदर ब्रैकेट में ये सारा का सारा तामझाम ऐसे तो ये आ चुका है आपका फाइनली टेन इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है क्या आपके उसमें? क्लास 11th में नहीं है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? तो फिर लिखवाना गलत है, आप ऐसे ही लिखो, सुनो टेन थीटा करके ही लिख लो। इम्प्लाइज फाइनल फॉर्मूला टेन थीटा करके ही लिख लो। आप उल्टा सोच लेना, एक ऐसा एंगल सोचना पड़ेगा, एक ऐसा एंगल सोचना पड़ेगा जो इधर करे। तो m1 माइनस m2 इसको कर दो ब्रैकेट में पैक। ये तरीका मिल गया आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का, अगर स्लोप्स गिवन हो, अगर स्लोप्स गिवन हो। डन, कोई डाउट नहीं है यहां तक? ओके, क्विकली टेल मी, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बने तो क्या करेंगे? मतलब ऑब्ट्यूज एंगल भी बन ही रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल भी बन ही रहा है भाई, एक्यूट एंगल बन रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल भी बन ही रहा है ना। तो इधर वाला एंगल कैसे निकालेंगे? पहले एक्यूट निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे। अच्छा वन मोर थिंग, इधर आओ स्क्रीन पे। ये वाला एंगल निकाला है अभी हमने, कौन सा निकाला है? ये वाला एंगल। अब स्लोप तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, होते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला आया है, अभी जो फॉर्मूला आया है, मतलब अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये फॉर्मूला का आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि वो एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं हम? एक्यूट। इस वैल्यू का आंसर अगर पॉजिटिव आया, दैट मींस हमने इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा एंगल निकाला? एक्यूट। इन केस इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो ऐसे मान लेना कि एंगल तो निकला है, एंगल तो निकला है, बट हमने ऑब्ट्यूज एंगल पहले निकाल लिया। भाई एक्यूट निकाल के भी ऑब्ट्यूज निकाल सकते हो, ऑब्ट्यूज निकाल के भी एक्यूट निकाल सकते हो, कर सकते हो ना दोनों काम। तो अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना एंगल अभी भी निकला है, लेकिन ये ना निकल के, ये वाला एंगल ना निकल के ये वाला एंगल निकला है, ऑब्ट्यूज वाला एंगल निकला है। तो हम जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं, लेट से मैंने खाली प्लेन पे अगर दो लाइंस बना दी, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, मैंने कहा इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो आप बता सकते हो शिवम कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं इन दोनों के बीच की? हर कोई यही कहेगा ये वाला एंगल, कोई भी ये नहीं कहेगा ये वाला एंगल। तो हम बाय डिफॉल्ट दो लाइंस के बीच का एंगल एक्यूट एंगल ही मानते हैं। तो हमको एक फॉर्मूला ऐसा चाहिए जो हमको हर हाल में एक्यूट एंगल दे, जो हमको हर हाल में एक्यूट एंगल दे। इसीलिए उस फॉर्मूला के इर्द गिर्द मॉडुलस साइन लगा दिया जाता है। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट है। इस फॉर्मूला के इर्द क्या लगा दिया जाता है? मॉडुलो। भाई इस वैल्यू, अगर ये वैल्यू इनकेस नेगेटिव आ जाए तो आप उसकी नेगेटिव साइन को रिमूव करके उसको क्या बना देना? पॉजिटिव बना देना। तो इसलिए इसके इर्द गिर्द बना दो एक, ठीक है। अब कोई कहे कि सर ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालेंगे? तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए पहले एक्यूट एंगल इसी फॉर्मूला से निकालेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे उसमें से 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ये वाला एंगल कर देंगे, है ना। एंड obtuse angle between these two lines, obtuse angle between, अब ये सारा चीज मैंने लिखवाई नहीं कि मॉडुलस क्यों लगाया, समझ गए ना? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी आंसर दे सकती है ना। obtuse एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू, जो ये टेन थीटा हमने निकाला है, जो हमने टेन थीटा निकाला है, ऐसे लिख लो 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल थीटा, है ना। 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल थीटा। पहले आप तसल्ली से एक्यूट एंगल ही निकालेंगे हर बार, चाहे से उसने ऑब्ट्यूज पूछा है तो भी आप पहले क्या निकालेंगे? एक्यूट एंगल निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, और फिर उसको आराम से तसल्ली से 180 माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक नोट करो, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, नहीं ट्राइंगल्स नहीं, तीन पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। ये भी आपका एक्सरसाइज 1 का लास्ट पार्ट है, फिर आपकी कल से हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, ये बहुत सरल टॉपिक है, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री। तो ये पिछले दो तीन टॉपिक थोड़े से अच्छे इंटरेस्टिंग पढ़े हमने। एक तो पैरेलल लाइंस के स्लोप का रिलेशनशिप, एक परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का रिलेशनशिप, और दो लाइंस के बीच का एंगल। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, हेडिंग डाल ली।
ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है। एक ही लाइन पे लाए करना। को मतलब साथ में, शायद हमने कल भी डिस्कस किया था ना। को मतलब साथ में, लाइन का मतलब एक ही लाइन पर होना, साथ में एक ही लाइन पर होना। लेट्स से मैंने ये 3 पॉइंट चले, 1 2 3, तो अगर ये एक ही लाइन पे आते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। और अगर ये एक ही लाइन पे नहीं आते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो अब बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, नहीं है शिवम, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या ना। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ। स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, लाइन कभी भी नॉन स्ट्रेट नहीं होती है ना। लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं तो वो कर्व होता है ना। लाइन तो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट ही होती है। एक लाइन पे लाया करें, सेम लाइन पे लाइन करें। भाई लाइन तो बहुत सारी है 2D प्लेन पर, लेकिन उसमें से एक सेम लाइन पर जो पॉइंट्स लाया करें उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर। अब हम कैसे चेक करें कि दो लाइंस कोलिनियर हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, क्योंकि टॉपिक तो स्लोप चल रहा है। हर चीज स्लोप से देखी, हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमने स्लोप से निकाला एक्चुअली, है ना। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट स्लोप, आगे लिखो, यूजिंग स्लोप, यूजिंग स्लोप्स। किसी न किसी चीज का स्लोप निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और सॉरी पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है ना। तो देखो पहले रफली समझाते हैं कि लेट्स से मैं 3 पॉइंट लगा देता हूं, ABC। अच्छा, क्लास 10th में अपन कोलिनियरिटी कैसे करके आए बताओ। शॉर्ट में वो भी देखो, अपन लिखेंगे नहीं बट शॉर्ट में वो भी देखो, क्योंकि वहीं से हिंट मिलेगा, है ना। अभी कल भी बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो करके। लेट्स से कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम क्या सीख के आएंगे, मान लो कि ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। और अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, या चेक करना है, चेक करना है, प्रूव करना है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वेरीफाई करो या चेक करो। तो हम क्या कर देंगे, इस ए बी और सी से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो रखेंगे, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके अगर मैं कोई ट्राइंगल बना रहा हूं तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट मीन ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, जीरो। तो अगर मैं एरिया ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालूं, वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला है मेरे पास, हाफ इंटू, बोलो फॉर्मूला याद है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू कल ही किया है y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को लगा के अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं कि भैया ये एरिया जीरो है, तो प्रूव हो जाएंगे कि लाइंस कोलिनियर है। और अगर एरिया जीरो प्रूव नहीं होता है तो फिर ये लाइन पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। ये हमने सीखा अप टू क्लास 10th। अब अपने को विद द हेल्प ऑफ स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, अब विद द हेल्प ऑफ स्लोप। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मेरे पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, अभी अभी आपने बताया, बोलो। ठीक है, तो लिखिए, वी नो दैट, वी नो दैट if two lines are parallel, if two lines are parallel, then their slopes are equal, then their slopes are equal। कैसे सर, अब ये भी बताया था कि लेट से, अब मैं 2D प्लेन ही बना रहा हूँ, मतलब 2D प्लेन इमेजिन करो है वहां पे। लेट से कि ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी, और ये एक लाइन है सी डी। ये एक लाइन है ए बी और एक ये लाइन क्या है, सी डी। लाइन सेगमेंट मान लो, है ना। लेट से कि ये तो है लाइन ए बी, लाइन ए बी, और इस लाइन को क्या मान लिया मैंने, सी डी। तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज, दैट इज इफ, इफ ए बी, इफ ए बी, एक मिनट, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो लेट से इनका स्लोप, इसका स्लोप m1 मान लूं और इसका स्लोप क्या मान लूं, सी डी। तो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज m1 इक्वल टू m2। ये बात तो क्लियर हो गई है ना। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m1, वो इंक्लिनेशन बना के नहीं बता रहा हूँ, मतलब 2D प्लेन ही बना रहा हूँ, आप समझ जाओ। और इसका स्लोप क्या है, m2। बोलो यहां तक क्लियर सारी बात। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही अजीब सी बात कहूंगा बट समझने की कोशिश करना। ये है स्लोप m1 और ये है स्लोप m2। दो लाइंस पैरेलल हैं,
दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी में अगर मैं वो दो लाइंस का नाम ए बी और बी सी रख दूं और अभी भी वो पैरेलल हैं, तो मुझे तो एक चीज बताओ, दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसमें पॉइंट है ए और बी, इसमें पॉइंट है सी और डी, इनका एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो ये लाइंस कोलिनियर हो जाएंगी। अभी तो पैरेलल है, अभी तो पैरेलल है, स्लोप तो इक्वल है, यानी कि स्लोप इक्वल होना तो पैरेलल होने की निशानी होती है, लेकिन स्लोप इक्वल होने के साथ साथ एक पॉइंट कॉमन होना कोलिनियर होने की निशानी होती है। खत्म कहानी। समझ गए? फिर से कह रहा हूं, स्लोप इक्वल होना पैरेलल होने की निशानी होती है, स्लोप इक्वल होने के साथ साथ एक पॉइंट कॉमन होना कोलिनियर होने की निशानी होती है। तो अगर आपको प्लेन पे 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, तो आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालो, कोई भी एक पॉइंट कॉमन ले लो, जैसे बी कॉमन ले लिया तो दो लाइंस उसमें से कौन सी मानोगे आप? ए बी बी सी। ऐसे मानो दो अलग अलग लाइन्स हैं, ए बी और बी सी। अब अगर ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल हो गया तो बी पॉइंट तो कॉमन है ही सही ना, तो स्लोप इक्वल होने के साथ साथ पॉइंट भी कॉमन हो गया, तो लाइंस क्या पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। कोई कहे सर मैं ए पॉइंट मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और ए सी का स्लोप इक्वल कर दो। कोई कहे मैं सी पॉइंट कॉमन लूंगा, कोई बात नहीं है, ए सी और बी सी का स्लोप इक्वल कर दो। तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अगर कॉमन लेके उनका स्लोप इक्वल कर देना, उन पॉइंट्स के कोलिनियर होने की निशानी हो जाती है। समझ गए अच्छे से? तो ठीक है, आप इसको खत्म करो और फिर आप जा सकते हो। देखो लिखो इसको, इसके आगे, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी इंप्लाइज एम वन इक्वल टू एम टू। नाउ if two lines are parallel with a point common in between them, with a point common, with a point common in between them, in between them, ठीक है ना? then 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 the points then the points lying on the line will be collinear। the points जो उन लाइंस, उन दोनों लाइंस पे लाई कर रहे हैं, दोनों लाइंस पे lying on the lines are what? collinear, are collinear। ठीक है ना? दैट इज, समराइज करते हैं सारी चीज, दैट इज इफ m1, इफ m1 ऐसे लिखो, दैट इज इफ, एक रेड मार्क ही करते हैं, if m1 is the slope of line, m1 is the slope of line ab, slope of line ab, right? and m2 is the slope of line bc, पॉइंट कॉमन ले लिया, देखो मैंने बी पॉइंट कॉमन ले लिया ऑफ लाइन BC, ठीक है ना? इफ m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन AB and m2 is the slope of line BC, so B is the common point in between them, so B is the common point in between them, point in between them, ठीक है? B is the common point in between them, ठीक है ना? एंड साथ में, ये तो हो ही सही, बी इज द कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम, ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और चीज चाहिए, क्या? दोनों के स्लोप्स इक्वल चाहिए ना, एंड m1 इक्वल टू क्या चाहिए? स्लोप दोनों के क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। तो अगर ये दो पॉइंट अगर हमको मिल जाएं तो इन दोनों पॉइंट के रिजल्ट से हम क्या इंप्लाई करेंगे? विल इंप्लाई दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है? तो इस पूरी बात को हम ब्रैकेट में पैक करते हैं, क्योंकि हमको दोनों पॉइंट चाहिए, ऊपर वाला भी पॉइंट चाहिए और नीचे वाला भी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कौन सी का इंट्रोडक्शन खत्म होता है? 10.1, ठीक है ना? सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन इसी का था, क्योंकि अब अगली जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं लगेगा कि फ्रेश हैं,
मतलब ये तो बिल्कुल फ्रेश चीज थी, स्लोप ही फ्रेश चीज था अपने आप में, है ना। अगली चीजें क्या, इन पे डिपेंडेंट होगी ना तो वो शॉर्ट होंगी, इतनी ज्यादा लेंदी नहीं होगी, है ना। ठीक है, समझ में आ गई कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। कोई भी एटलीस्ट एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लाइंस पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। तो इन शॉर्ट में कहूं कि स्लोप्स इक्वल होने चाहिए और एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। चलो, टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड